आज कंप्यूटर हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है ना? पढ़ाई से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ। बिल्कुल, सब कुछ एक छोटे से मोबाइल में सिमट गया है। हाँ, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था? एक ऐसी दुनिया से जहां कंप्यूटर का मतलब था एक पूरा कमरा। कोई जेब में रखने वाली चीज नहीं। आज की हमारी चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे पास कंप्यूटर की पीढ़ियों यानी जनरेशन्स पर कुछ नोट्स हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहले कंप्यूटर आखिर थे कैसे। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी, तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये सिर्फ कोई मार्केटिंग शब्द नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तकनीक में आए एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव का पैमाना है। जैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे परिवारों में पीढ़ियां होती हैं, दादा दादी की पीढ़ी, फिर माता पिता की और फिर हमारी। ओके। हर पीढ़ी की अपनी दुनिया होती है, अपनी तकनीक। कंप्यूटर में भी ठीक ऐसा ही हुआ। जब भी कोई ऐसी खोज हुई जिसने कंप्यूटर का मूल ढांचा ही बदल दिया, उसे एक नई पीढ़ी कहा गया। मतलब कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही नया हो गया। ठीक समझे। और हर नई पीढ़ी के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और ज्यादा भरोसेमंद होते गए। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं पहली पीढ़ी के दौर में, यानी 1940 से 1956 के बीच। इनकी मुख्य तकनीक थी वैक्यूम ट्यूब। ये सुनने में ही काफी अजीब लगता है, ये क्या चीज थी? वैक्यूम ट्यूब्स वो असल में कांच के बल्ब जैसे ही दिखते थे। कांच के बल्ब जैसे हमारे घरों में होते हैं? हाँ, लगभग वैसे ही। अंदर कुछ तार होते थे और उनका काम था बिजली के बहाव को नियंत्रित करना, या तो ऑन होना या ऑफ होना। बस ऑन या ऑफ? हाँ, और यही ऑन ऑफ का खेल बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1 की भाषा बनाता था, जिससे सारी गणनाएं होती थी। तो मतलब ये आज के ट्रांजिस्टर का एक बहुत पुराना रूप हुए? बिल्कुल, आप इन्हें ट्रांजिस्टर का बहुत ही पुराना, बड़ा और नाजुक दादाजी समझ सकते हैं। एक मिनट, अगर ये कांच के बल्ब थे तो ये तो बहुत नाजुक होते होंगे और गर्म भी। अब आप असली समस्या की जड़ तक पहुंच रही हैं। और ENIAC जैसे कंप्यूटर में तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। बाप रे। कल्पना कीजिए, एक बड़े से कमरे में 18,000 बल्ब एक साथ जल रहे हैं। वो कमरा तो भट्टी बन जाता होगा। हाँ, इनकी सबसे बड़ी समस्या थी गर्मी। ये इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करते थे कि इन्हें ठंडा रखने के लिए बहुत बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। मतलब कंप्यूटर चलाने से ज्यादा खर्च तो उसे ठंडा रखने में होता होगा। सही बात है। और वो एसी भी बहुत शोर करते थे। और गर्मी के अलावा अविश्वसनीयता एक और बड़ा सिरदर्द थी। अविश्वसनीयता? सोचिए, आप एक बहुत जरूरी गणना कर रही हैं जिसे पूरा होने में 20 घंटे लगने हैं, और 19वें घंटे में कोई एक ट्यूब फ्यूज हो गया। हाँ, 18,000 में से कोई एक ट्यूब बंद और पूरा सिस्टम ठप। आपकी 19 घंटे की मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद। और फिर उस एक खराब ट्यूब को हजारों में से ढूंढना पड़ता होगा। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। आज हम कंप्यूटर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए डीबगिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, डीबग करना। ये शब्द असल में वहीं से आया है। 1947 में एक कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा था। इंजीनियरों ने जब इसे खोला तो उन्हें एक रिले के अंदर एक असली पतंगा, मतलब एक मॉथ फंसा हुआ मिला। सच में? एक कीड़ा? हाँ, उन्होंने उस पतंगे को निकाला और अपनी लॉगबुक में चिपका कर लिख दिया, फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड। तो डीबगिंग का मतलब सचमुच में कीड़ा निकालना था। ये तो कमाल है। हाँ, तो ये साफ है कि कंप्यूटर का जन्म ही हार्डवेयर की एक, क्या कहते हैं, एक अंतर्निहित अविश्वसनीयता के साथ हुआ था। ये मेरा अगला सवाल था। गणना के लिए तो वैक्यूम ट्यूब्स थे, लेकिन ये कंप्यूटर जानकारी मतलब डेटा स्टोर कहाँ करते थे? आज तो हमारे पास SSD है, क्लाउड है। तब क्या था? उस समय मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक ड्रम? ये क्या होता था? आप कल्पना कीजिए कि एक पेंट के डिब्बे जैसा लोहे का सिलेंडर है जो बहुत तेजी से घूम रहा है। ओके। और उस सिलेंडर पर एक मैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, ठीक पुराने कैसेट टेप की तरह। अच्छा, तो डेटा उस घूमते हुए ड्रम पर लिखा और पढ़ा जाता था? एकदम। एक रीड राइट हेड होता था जो रिकॉर्ड प्लेयर की सुई की तरह ड्रम की सतह के ठीक ऊपर रहता था। तो जब कंप्यूटर को कोई जानकारी चाहिए होती थी तो वो उस हेड को सही जगह ले जाता था और फिर इंतजार करता था कि ड्रम का वो हिस्सा घूमकर उसके नीचे आए। इंतजार मतलब ये काफी धीमा रहा होगा। बहुत ज्यादा धीमा। आपको सिर्फ डेटा ढूंढना नहीं था,
आपको उसके घूमकर आपके पास आने का इंतजार करना पड़ता था। आज तो हम नैनो सेकंड में डेटा एक्सेस करते हैं। और तब मिली सेकंड लगते थे, जो हजारों गुना धीमा था। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर गाना बदलने के लिए सुई को उठाकर सही ट्रैक पे रखना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इनकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती थी? हाँ, कितनी? बहुत ही कम। आज के एक सामान्य गाने की MP3 फाइल को स्टोर करने के लिए शायद आपको ऐसे दर्जनों ड्रम चाहिए होते। तो अगर हम उस समय में वापस जाएं, तो ये पूरा सेटअप दिखता कैसा था? मेरे दिमाग में तारों का एक विशाल जाल, पैनलों पर जलती बुझती बत्तियां और सफेद कोट पहने वैज्ञानिकों की एक टीम जो लगातार कुछ ठीक करने में लगी है। हाँ, आपकी कल्पना बिल्कुल सही है। ये कंप्यूटर किसी एक मशीन जैसे नहीं थे, ये एक पूरी बिल्डिंग के एक हिस्से जैसे थे। और इन्हें इस्तेमाल करना कितना मुश्किल था। इन्हें चलाना वो आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं, सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझते थे। मशीन लैंग्वेज। हाँ, इसका कोई उदाहरण दे सकती है? जैसे अगर मुझे 5 और 3 को जोड़ना हो तो? जरूर। आज हम कीबोर्ड पे 5+3 टाइप करते हैं, तब आपको 5 को बाइनरी कोड 101 में और 3 को 011 में बदलना पड़ता। अरे बाप रे। और जोड़ने का निर्देश भी एक खास कोड में देना पड़ता। और ये सब लिखते थे कागज के कार्ड्स पर, जिन्हें पंच कार्ड कहते थे। हर 0 या 1 के लिए एक खास जगह पर छेद किया जाता था। पंच कार्ड्स मतलब एक भी छेद गलत जगह हुआ तो पूरा प्रोग्राम बेकार? बिल्कुल। ये प्रोग्रामिंग नहीं, एक पहेली सुलझाने जैसा था, बहुत धीमा और गलतियों से भरा हुआ। ईमानदारी से कहूँ तो ये कमाल से ज्यादा अव्यवहारिक लगता है। इतना खर्च, इतनी मेहनत, बस कुछ गणनाओं के लिए। तो इन्हें बनाया ही क्यों गया था? क्या ये सच में फायदेमंद था? ये उस समय का सबसे जरूरी सवाल था। और जवाब है हाँ, फायदेमंद था। क्योंकि जिन समस्याओं को हल करने के लिए इन्हें बनाया गया था, वो और भी बड़ी थी। और भी बड़ी? हाँ, ये कंप्यूटर सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के लिए बनाए जा रहे थे। हम दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद शुरू हुए शीत युद्ध के दौर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता था? मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में। पहला, सेना। जैसे एनायक कंप्यूटर को तोप के गोलों का रास्ता पता करने के लिए बनाया गया था। अच्छा। बाद में परमाणु बम से जुड़ी गणनाएं भी इन्हीं पर की गई। यहाँ गति और सटीकता वो जीवन और मृत्यु का सवाल थी। तो ये सिर्फ गणना करने वाली मशीनें नहीं थी, बल्कि ये उस समय के भू राजनीतिक हथियार थे। एक तरह से हाँ, ये राष्ट्र की शक्ति के उपकरण थे। पर्सनल कंप्यूटर का विचार तो दशकों दूर था। और दूसरा इस्तेमाल? दूसरा बड़ा इस्तेमाल था वैज्ञानिक शोध में, और तीसरा था जनगणना जैसे बड़े कामों में। जनगणना? हाँ, जैसे यूनिवैक नाम के कंप्यूटर ने 1952 के अमेरिकी चुनाव के नतीजों की एकदम सटीक भविष्यवाणी करके सबको चौंका दिया था। अच्छा। जब सरकार को लाखों लोगों का डेटा प्रोसेस करना होता था, तो ये मशीनें इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थीं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक क्रांतिकारी शुरुआत थे, पर कमियों से भरे हुए। हाँ, वे एक नींव थे। अगर हमें इसे एक लाइन में याद रखना हो तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 1940s से 1956 सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब्स और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। और वे बहुत बड़े थे, बहुत ज्यादा बिजली खाते थे और भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं थे। और उनका काम था ऐसी बड़ी समस्याओं को हल करना जिन्हें इंसान नहीं कर सकते थे, चाहे वो युद्ध जीतना हो या देश की आबादी गिनना। उन्होंने गणना की समस्या को तो हल कर दिया, लेकिन अपने पीछे गर्मी, आकार, लागत और अविश्वसनीयता जैसी कई नई समस्याएं छोड़ गए, जिन्हें अगली पीढ़ी को हल करना था। और यही तकनीक के विकास का चक्र है। हर समाधान अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। बिल्कुल। और ये थी कहानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की। एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर का मतलब था कांच के बल्बों से भरा एक पूरा कमरा, जिसे चलाने के लिए वैज्ञानिकों की पूरी फौज लगती थी। ये सोचना ही कमाल है कि हम वहां से आज अपनी जेब में रखे सुपर कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे। ये सफर वाकई हैरान करने वाला है, और ये आज के लिए एक जरूरी सवाल भी उठाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने गणना की समस्या हल की, लेकिन गर्मी और आकार जैसी नई समस्याएं पैदा कर दी, जिन्हें ट्रांजिस्टर ने हल किया। हाँ, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों के मुहाने पर खड़े हैं। ये हमारी किन समस्याओं को हल करेंगी और अपने पीछे कौन सी नई अनसोची चुनौतियां छोड़ जाएंगी, इस पर सोचने की जरूरत है।